हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी का साइंस की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। इसके पहले हमने वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। कई सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हमने समझी थी। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, क्या किस तरीके से ये इफेक्ट होता है और क्या क्या वायु प्रदूषक होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आज हमारा जो पॉइंट है वो जल प्रदूषण है। यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। देखिएगा, जल क्या होता है? एक बहुमूल्य संसाधन होता है, बहुमूल्य संसाधन होता है। सोचिए, इन क्रियाकलापों की सूची बनाइए। देखो, जनसंख्या वृद्धि, उद्योग तथा कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्बल होता जा रहा है, यानी कि जल में प्रदूषण फैलता जा रहा है। ठीक है, और जल की गुणवत्ता में क्या आ रही है? कमी आ रही है, क्योंकि इसमें प्रदूषक मिलते जा रहे हैं। जब भी वहित मल, विषैले रसायन, खाद, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, विषैले रसायन कैसे मिलते हैं? उद्योगों से जो मल निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो उसी में मिला दिया जाता है। ठीक है, और तो जल प्रदूषित हो जाता है। और जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को जल प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो जल को प्रदूषित करते हैं उसको जल प्रदूषक कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, इधर हम ध्यान डालते हैं जल कैसे प्रदूषित हो जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विशिष्ट अध्ययन इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जल प्रदूषित कैसे हो जाता है। देखो, गंगा भारत की प्रसिद्ध नदी है। गंगा का क्षेत्र यहाँ से दिखाया गया है। गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। देखिए यहाँ पे ये गोमुख, गंगोत्री और हरिद्वार में। यहाँ पे एक जी की पॉइंट नोट कर लेना कि गंगा जो है सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्र में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में करती है। फिर ये देखिए, नई दिल्ली है, आपका कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, बिहार पटना है। और उसके बाद यहाँ पे आप मैप में देखोगे तो लास्ट में ये इधर कलकत्ता है, इधर जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और एक दूसरा ये जो बांग्लादेश में इधर चली आती है। ठीक है, तो अब देखिए जल कैसे प्रदूषित होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, परंतु हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड जो है, द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया है कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। यानी कि 10 ऐसी नदियां हैं जिनका अस्तित्व खतरे में है, उसमें से गंगा एक है। ऐसे प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुंचने का कारण यह है कि जिन शहरों एवं बस्तियों से होकर यह नदी प्रवाहित होती है, वहाँ के निवासी अधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनुपचारित वहित मल, मृत जीव तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही इस नदी में फेंक रहे हैं। वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जल जीव जो है वो जीवित नहीं रह पाते हैं। वहाँ यह नदी निर्जीव हो गई है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं, जैसे दिल्ली हुआ, वो भी पॉल्यूटेड है। कानपुर है, वहाँ पे भी बहुत सारे उद्योग हैं। तो इन सब का जो तमाम सारी गंदगियाँ होती हैं, वेस्ट होता है, वो सब इसी में डाल दिया जाता है नदी में, जिससे हमारी नदी क्या होगी? प्रदूषित हो गई है। 1985 में इस नदी को बचाने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की गई, गंगा कार्य परियोजना। कब स्टार्ट की गई? 1985 में। इसको याद कर लेना, गंगा कार्य परियोजना जीके का पॉइंट है। ठीक है, परंतु बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचाया है। भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया, जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दो आपको दिए गए हैं मिशन। पहला है गंगा कार्य परियोजना 1985 और दूसरा है 2016 में स्वच्छ गंगा भारत मिशन। ठीक है, और इस स्थिति को भलीभांति समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। देखिए, भारत सरकार यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो एक शहर है कानपुर शहर। कानपुर से गंगा नदी होकर बहती है। और इस नदी, चूँकि कानपुर शहर में बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, यहाँ पे उद्योगों के नाम लिखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं। ठीक है, जैसे इस नदी में कूड़ा करकट, फूल, ऊर्जा सामग्री तथा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो होता है वो आपका क्या होता है? पॉलीथीन और थैलियाँ होती हैं। कानपुर नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तथा नदी प्रवाह भी अति धीमा हो जाता है। इसके साथ ही कानपुर में 5000 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे। जैसे वहाँ पे उर्वरक बनाए जाते हैं, अपमार्जक, चमड़े का कार्य होता है, पेंट की फैक्ट्रियाँ आदि हैं। तो वहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो सीधे कहाँ पर जाता है? नदियों में जाता है। ठीक है, इस वजह से जो है नदी जो है वो प्रदूषित हो जाती है। ये उद्योग जल का रासायनिक संदूषण करते हैं। इन विसर्जित रसायनों में देखो, यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से रासायनिक होते हैं। पहला है आर्सेनिक है, और लेड है, लेड मतलब शीशा होता है, और फ्लोराइड है, जो फ्लोराइड होते हैं जिनसे पौधे तथा पशुओं की बहुत ही हानि होती है। तो इन प्रदूषक का नाम याद रखना, आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड। ठीक है, जो कि पौधों और पशुओं को क्या करते हैं? बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। इसको रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो पीड़कनाशी, तो यहाँ पे देखिएगा जो पीड़कनाशी होते हैं तथा अपतृणनाशी कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ये पौधों के लिए महत्वपूर्ण, जो हम खेतों में फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं, ये पौधों के लिए तो ज़रूरी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब ये रसायन जल में घुलते हैं और ये जल में घुल के बाद ये रिस करके ज़मीन के भीतर भौम जल को प्रदूषित कर देते हैं। ये नीचे भी चले जाते हैं और भौम जल को प्रदूषित कर देते हैं। अब आप तालाबों को देख रहे हैं तो दूर से देखने पर ये हरे प्रतीत होते हैं, क्योंकि बहुत से शैवाल इसमें उगे रहते हैं। यह उर्वरक
में उपस्थित या उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट एवं फास्फोट जैसे रसायनों की अधिक की मात्राओं के कारण होता है। ये नोट कर लेना, या उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट और फास्फेट के कारण ऐसा होता है, जैसे रसायनों की अधिक मात्राओं के कारण होता है। ये रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉइंट है, जीके का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कि शैवालों को फलने फूलने के लिए कौन मदद करता है, तो नाइट्रेट और फास्फेट, ये जो दोनों हैं ये शैवालों को उगने के लिए क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जब ये शैवाल मर जाते हैं, पोषक की भांति कार्य करते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। अब देखो जीवाणु क्या करता है, जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु उसको खाते हैं, और जीवाणु जब खाते हैं तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, अत्यधिक ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जीवाणु जब इसको खाते हैं शैवाल को, तो अत्यधिक ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की निरंतर के स्तर में कमी आती है, और जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। तो ये प्रोसेस को आप नोट कर लेना। ठीक है, क्या प्रोसेस है ये, और शैवालों को फलने फूलने के लिए कौन मदद करता है, तो नाइट्रेट और फास्फेट, इसको नोट कर लेना। चलो आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे ऊपर आते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जो वेस्ट होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा जो हमारे अपमार्जक होते हैं और तमाम तरीके के जो मल वगैरह होते हैं, इन सब को क्या करते हैं, हम सीधे ही पानी में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है इसमें आपके संदूषित जल में क्या होते हैं, जीवाणु, वायरस, कवक, ठीक है, तथा परजीवी हो सकते हैं, जिससे हैजा, मियादी बुखार, पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। जैसे मान लो जल में ये सब सारी चीज़ें मौजूद हैं, कवक है, ठीक है, और बैक्टीरिया है, तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर कोई व्यक्ति उसमें नहाता है या उसका पानी का प्रयोग करता है तो उससे हैजा, मियादी बुखार, पीलिया आदि जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। स्तनधारियों के मूल में उपस्थित स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक हैं। जो देखो, स्तनधारी के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु है तो ये इसका अर्थ है कि वह जल मलयुक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं तो विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। यानी कि जो मनुष्य, जो जंतुओं के मल वगैरह होते हैं उनमें भी तमाम तरीके के जीवाणु उपस्थित होते हैं, जो कि जल प्रदूषण का कारण है। देखिए, गर्म जल भी एक प्रदूषक हो सकता है। क्या यह जल प्रायः विद्युत संयंत्रों और उद्योगों से आता है। जो विद्युत संयंत्रों और उद्योगों से जल आता है वो क्या होता है, वो गर्म होता है, हॉट होता है, उसमें कई सारे केमिकल भी मिले होते हैं। इसे नदियों में बहाया जाता है तो जलाशयों में ताप में वृद्धि करती है, जिससे उसमें पेड़ पौधे व जीव जंतुओं की प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कई तो मर भी जाते हैं। पेयजल क्या होता है, जल को शुद्ध कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, या देखने में स्वच्छ, देखो कोई भी जल अगर देखने में स्वच्छ लग रहा है, इसमें कोई गंध भी नहीं है, तो परंतु फिर भी यह पीने से बीमार क्यों जाते हैं, क्योंकि अगर कोई जल देखने में स्वच्छ लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो पीने योग्य है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। ठीक है, देखने से शुद्ध होने से मतलब नहीं है, स्वच्छ होने से मतलब नहीं है। या देखिए, देखने में जो जल स्वच्छ प्रतीत होता है उसमें रोगवाहक सूक्ष्म जीव तथा घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं, अतः पीने से पहले इसको शुद्ध करना आवश्यक है। तो उदाहरण के लिए आप जल को उबाल कर भी शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कुछ थोड़ा बहुत अगर वो दूषित है तो उसको आप उबाल करके भी उसको शुद्ध कर सकते हैं। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। यहाँ पे एक जी के पॉइंट आने वाला है, इसको ध्यान रखना। देखो, विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिराने से पूर्व वहित मल उपचार संयंत्रों में जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पे नोट करना कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों द्वारा जल को शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, संसार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिलता है, यानी स्वच्छ पेयजल जो है इनको पीने योग्य नहीं मिल पाता है। ठीक है, 25% जनसंख्या को। उसके बाद देखिएगा, आप देख चुके हैं कि जल को कैसे फिल्टर करते हैं। अपद्रव्यों को दूर करने के लिए भौतिक विधि है। क्या है, अपद्रव्यों को दूर करने की भौतिक विधि है। आप प्रचलित घरेलू फिल्टर कैंडल फिल्टर होता है। यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना कि जो आपका घरेलू फिल्टर कैंडल फिल्टर होता है वो भौतिक विधि यानी कि भौतिक प्रक्रम द्वारा जल को शुद्ध करता है। निरापद जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि, देखो बहुत से घरों में निरापद जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि का उपयोग किया जाता है। उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। नोट कर लेना। तो उबालने से क्या होता है, जल में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे जल आपका शुद्ध हो जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण है। देखो, रासायनिक विधि क्या है, भौतिक विधि मैंने आपको बताया, भौतिक प्रक्रम यानी घरेलू फिल्टर कैंडल है। दूसरा एक और विधि है जल को उबालना, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। और एक रासायनिक विधि भी यहाँ पे है। रासायनिक विधि क्या है, क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण में भी क्या होता है, क्लोरीन पाया जाता है। तो क्लोरीन की गोलियां या विरंजक चूर्ण मिला करके आप जल को शुद्ध कर सकते हैं। इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था। ठीक है, तो क्लोरीन की गोलियों को प्रयोग में एक लिमिट तक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारी गोलियां उसमें डाल दें, उसका एक लिमिट होता है। और क्लोरीन का उपयोग करके हम जल को शुद्ध कर सकते हैं, ये पूछा गया है। और विरंजक चूर्ण, ठीक है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, दूषित जल को सीधे नदियों तथा झीलों में नहीं पाया जा सकता। इनका उपचार संयंत्र स्थापित करने चाहिए। उपचार संयंत्र का मतलब है कि जो जल को शुद्ध करने वाले संयंत्र होते हैं। ठीक है,
कम उपयोग, देखो यहाँ पे आर का 4R दिया गया है। एक रिड्यूस है यानी कि कम प्रयोग करो, और पुनः उपयोग करो, रीयूज़ करो, जल का पुनः उपयोग करो, पुनः चक्रण करो, रिसाइकिल करो, ठीक है, और पुनः प्राप्त करो, पुनः रिकवर करो, और उपयोग ना करना, रिफ्यूज़ करना। तो यहाँ पे कितने आर हो गए, 1 2 3 4 5 आर का यहाँ पे सिद्धांत दिया गया है। रिड्यूस करो, कम करो, रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो, और रिकवर करो, और रिफ्यूज़ करो, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो हम किस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, आप रीयूज़ कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो क्या कर सकते हो आप, जैसे मान लो सब्जी को धोने के लिए जो जल आप प्रयोग करते हो, उससे आप पेड़ पौधों की सिंचाई भी कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जल उपचार संयंत्र है, यानी कि ये जल को शुद्ध करने का कार्य करता है, ठीक। अब देखिए जब आप नल को खुला छोड़कर अपने दांतों में ब्रश करते हैं तो क्या होता है, कई लीटर जो पानी है वो व्यर्थ हो जाता है। इसलिए नल से प्रति सेकंड एक ही बूंद टपकता है, तो नल से 1 वर्ष में 1000 लीटर जल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें जल को बचाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है। कौन सी गैस जो है वो पौधा घर गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मैंने आपको बताया था CO2 भी है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है। मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, ठीक है। इसके अलावा और भी आप जो जानते हैं तो ग्रीन हाउस गैस का कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।